Hi, welcome to SKM इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम BHIC 101 भारत का इतिहास टीच मिनट ऐप पर इग्नू स्टूडेंट्स का बैच चल रहा है। उसी क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। SKM इंस्टीट्यूट प्राइवेट क्लासेस, इसी इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। समय की मांग को देखते हुए मैं अपनी क्लासेस और कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये डीएम सर हैं, ये डीएम मैडम और आईपीएस ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से आर्ट्स के विषयों पर ही आधारित है। आप आर्ट्स के विषयों पर अच्छी पकड़ बना करके इन परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। ज़रा सोच के देखिए, जो क्लर्क लेवल की नौकरी के लिए एक अच्छे लेवल पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इनकी परीक्षाएं होती हैं। परंतु इस अधिकारी लेवल की परीक्षा के लिए आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि आपके 40% है, 50% है, या 10th में, 11th में, 12th में कम मार्क्स आए हैं, हिंदी मीडियम से हैं या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ये कोई भी आपका बैकग्राउंड इसमें मैटर नहीं करता है। केवल 100 रुपये का फॉर्म आता है, उसे भर करके आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफ़र है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। 3 बैचेस हैं, अर्जुन बैच, लक्ष्य बैच एंड संकल्प बैच। 4 तरह के कोर्सेस हैं। आईएएस प्री फाउंडेशन कोर्सेस के अलावा आईएएस फाउंडेशन कोर्स है। ये एडवांस कोर्स है, 1 ईयर प्रोग्राम है। और आईएएस एकलव्य बैच, तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ये मैक्सिमम फ़ी है 2 इयर्स का और ये 1 ईयर का। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो रेफरल अमाउंट स्टूडेंट को प्राप्त होगा अगर किसी स्टूडेंट का वे एडमिशन कराते हैं तो। यहाँ दिल्ली में 1.5 से 2 लाख फीस लिया जाता है आईएएस की कोचिंग देने के लिए। ऑफलाइन मोड में ये हाल है कि 1000 स्टूडेंट्स का बैच होता है। आप सोच के देखिए 1000 लोगों के बीच में आप क्या पढ़ेंगे। इसके विपरीत मेरा जो बैच है इसमें 15 स्टूडेंट्स प्रीमियम बैच में होते हैं और हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस रहता है मेरा। नर्सरी क्लास की फ़ीस भी इससे ज़्यादा होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ठीक है, तो जो भारतीय इतिहास है उसका जब हम अध्ययन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये इतिहास रहा होगा, तो किसी न किसी आधार पर लगाते हैं। ठीक है, बिना साक्ष्य के हम इतिहास डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा। वह ऐसा हुआ होगा या ऐसा इतिहास रहा होगा, इसके लिए हमें कुछ साहित्यिक स्रोत चाहिए होंगे, कुछ पुरातात्विक स्रोत चाहिए होंगे और या तो कुछ विदेशी वृत्तांत। ठीक है, इन सब का मिला करके हम एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि हाँ, ये ऐसा कुछ इतिहास रहा होगा। ठीक है, तो मेन रूप से ये 3 पोर्शन होते हैं जो हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं। या तो उस कुछ हमें लिखित में प्राप्त हो जाए, ठीक है, जिसे साहित्यिक कहते हैं, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, ठीक है, या किसी ग्रंथ के रूप में। ठीक है, इसके अलावा जब हम किसी जगह की खुदाई करते हैं या हमें कुछ ऐसा प्राप्त होता है अवशेष उस जगह से, तो उस पर जैसे कि मान लीजिए कि कुछ हमें ताम्रपत्र ही हमें प्राप्त हुआ ज़मीन के नीचे से, उस पर कुछ खुदा हुआ था। ठीक है, कुछ लिखा हुआ था, तो उससे भी हमें अनुमान मिलता है, लगता है, साक्ष्य के रूप में हम उसे मान सकते हैं। इसके अलावा जो विदेशी वृत्तांत, जो विदेशी आते हैं और उस समय में यात्रा करते हैं, अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं,
ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में किया होता है, तो उससे भी इसकी जानकारी हमें जो इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले आइए साहित्यिक स्रोत के बारे में आज अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अंतर्गत जो है वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फिर महाकाव्य जैसे कि रामायण, महाभारत, तो महाभारत के अलावा जो पुराण हो गए हैं, पुराण, वेद और पुराण, संगम साहित्य और प्राचीन जीवनियाँ, कविता और नाटक, इसे हम साहित्यिक स्रोत में शामिल करते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत कौन कौन से कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी से बरामद सभी पुरातात्विक अवशेष या मंदिरों से प्राप्त अभिलेख और लिखित दस्तावेजों के रूप में तालपत्र, खंभों, चट्टानों, तांबे की तस्तरियों, मृदभांडों आदि पर जो शिलालेख हैं वे प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। ये सिंपली यह कह रहा है कि जब हमें पांडुलिपियों पर कुछ लिखा हुआ प्राप्त होता है, क्योंकि मूल रूप में होता है ये, और या जो खंभों पर कुछ उकेरे हुए या कुछ हमें लिखावट प्राप्त होती है। ठीक है, जो ताम्रपत्र होते हैं, ये तांबे की तस्तरियों या मृद भांडों आदि पर जो शिलालेख प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राथमिक स्रोत कहे जाते हैं, वह प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। और इन साक्ष्यों के आधार पर जो लेखक अपनी किताबें लिखते हैं, ठीक है, या कोई इतिहासकार अपनी इतिहास की पुस्तक लिखता है, तो इसे जब हम शोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यह द्वितीयक स्रोत कहलाता है। ठीक है, इसी तरह प्राथमिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक तो पांडुलिपियों या शिलालेख। पांडुलिपि जो है ताड़ के पत्ते पर, जैसे आज के समय में कागज़ इस्तेमाल होता है, उस समय ताड़ के पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे, तो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, या शिलालेख और प्रकाशित सामग्री। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्राचीन भारतीय साहित्य में वेद है। ठीक है, वेद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्यिक है, इसे वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद शब्द जो है यह मूल रूप से संस्कृत का विद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, और वेद का जो अर्थ बनता है वह है ज्ञान। इसके अलावा जो वेद है वह मौखिक साहित्य है, इसे श्रुति कहा जाता है। ठीक है, और स्मृति जो होता है उसे उपनिषद को स्मृति कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। और इस संहिता का मतलब होता है, संहिता का मतलब होता है संग्रह, यानी कि किसी भी चीज़ का संग्रह, भजनों का संग्रह, प्रार्थनाओं का संग्रह, विसंगतियों या द्वंद्ववाद और बलि से रिलेटेड जो कर्मकांड थे। ठीक है, डिबेट वगैरह जो वाद विवाद जो थे, शास्त्रार्थ जिसे बोला जाता है, तो इनके संकलन को संहिता कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो साहित्यिक स्रोत है, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गए या उपनिषद हो गए। ऋग्वेद जो है भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, इसमें 10 मंडल है। और उत्तर वैदिक साहित्य में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद, इनकी जो कालक्रम निर्धारित किया गया है, अनुमान लगाया गया है, वह 1000 BCE से 500 BCE के बीच रचे गए से ऐसा अनुमान किया गया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि जो सुनने वाले ग्रंथ हैं उसे श्रुति कहते हैं, और इसके अलावा जो स्मरण वाले हैं उन्हें स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र ग्रंथ जो है, स्मृति ग्रंथ, यह मोस्टली कर्मकांड पर आधारित है। जैसे कि श्रोत सूत्र, यह बलि से रिलेटेड बलिदानों को संपन्न करने के नियम है। गृह सूत्र, इसमें दैनिक जीवन के सरल समारोह और बलिदानों से रिलेटेड दिशा निर्देश है। धर्म सूत्र, ये आध्यात्मिक और गैर धार्मिक कानून के निर्देशकों की पुस्तकें हैं। ठीक है, जैसे कि सूत्रोत्तर ग्रंथ यानी कि स्मृति ग्रंथ है, और जो मनुस्मृति
और जैसे मनुस्मृति, इसमें भी कानून से संबंधित दिशा निर्देश हैं। फिर इसके बाद नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य भी स्मृति है। संगम साहित्य तमिल साहित्य, तमिल ग्रंथ है। इसमें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि साहित्यिक सम्मेलन हुए थे। तो यह सम्मेलन 3 सम्मेलन हुए थे। पहला सम्मेलन मदुरै में और दूसरा सम्मेलन जो है भी मदुरै, पहला और अंतिम सम्मेलन मदुरै में हुआ था, और दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम में हुआ था। तो संगम साहित्य मुख्य रूप से कविताओं, छोटी मोटी कहानियों और युद्धों के बारे में डिटेल से उसमें वर्णन है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत में जीवन वृत्तांत, कविता और नाटक, ये भी इसका हिस्सा है साहित्यिक स्रोत का। जैसे कि अश्वघोष और भास नाटककारों, या अश्वघोष जो कवि थे और भास नाटककार थे, उन्होंने अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सरिपुत्र कृष्ण सौंदरानंद लिखा था, और भास जो कि एक नाटककार थे, उन्होंने पंचरात्र, दत्तवाक्य, बाल चरित्र और स्वप्न वासवदत्ता लिखा था। ठीक है। इसी के साथ ही जो कालिदास जो थे लेखक, कवि थे, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जैसी रचना की थी। ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभवन और मेघदूतम जैसे काव्य कृतियों को उन्होंने लिखा था। तो इससे हमें उस समय के जो राज्य थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य है, ये धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक साहित्य है। ठीक है। गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत स्रोत में बौद्ध और जैन साहित्य है। बौद्ध साहित्य पाली में और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य में 3 किताबें हैं मुख्यतः। सुत्त पिटक है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में कहानियों, कविताओं और संवाद के रूप में विभिन्न सिद्धांतों पर भगवान बुद्ध के प्रवचन शामिल है, जबकि विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए 227 नियमों और विनियमों के बारे में चर्चा है। इसी तरह अभिधम्म पिटक में उच्च धम्म के बारे में दर्शन है। इसी तरह जैन साहित्यिक जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक ग्रंथ है, यह भी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जो कि भगवान महावीर द्वारा उनके शिष्यों को दिए गए प्रवचन है। उपदेश जो दिया गया था उसी को जैन धार्मिक साहित्य के रूप में संकलन किया गया है। तो हमने मुख्य रूप से देखा जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, जैसे कि वेद हो गया, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत। ठीक है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की गई हैं। जो जीवनियाँ हैं, कविताएं हैं, नाटक है, उस समय के जो साहित्य का हिस्सा थे। और इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जो गैर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, बौद्ध साहित्यिक और जैन साहित्यिक जो धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है। तो इनसे हमें भारतीय इतिहास को समझने में एक साक्ष्य के रूप में हमें इनपुट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये अपने आप में इसको पूरा मतलब कसौटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता है, जब तक कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है और उसमें से जो तर्क के आधार पर जो साहित्यिक स्रोत है, उसमें से तर्क के आधार पर कुछ इनपुट्स लेते हैं और फिर हम एक कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ऐसा इतिहास रहा होगा, एक अनुमान लगाते हैं। तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, स्रोत हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। That's it for today. Thank you very much.